नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस पर मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूं एक नए टॉपिक व्यक्ति विशेष में भारत के 8वें प्रधानमंत्री। हालांकि उनका समय अवधि कालावधि बहुत कम रहा है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है उस अवधि में शायद उसको भुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, यह बात भी सत्य है कि उनके कार्यों को दरकिनार किया गया। आज पॉलिटिकल व्यूज में उनका उपयोग नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। और ऐसा करने वाले हो सकता है कांग्रेस के अंधभक्त लोग हो। हम चर्चा कर रहे हैं आज विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो वीपी सिंह के नाम से जाने जाते थे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कार्य अवधि 1 वर्ष से भी कम रही है और पूर्व में वे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। इनके साथ आज हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी के सत्ता से बेदखल होने की कहानी, मंडल कमीशन के लागू होने की कहानी, क्योंकि यही वो मंडल कमीशन है जिसके कारण भारत के बहुसंख्यक वंचित समुदाय को नौकरियों में आरक्षण मिला था। साथ ही जनता दल एक नेशनल मोर्चा, नेशनल अलायंस का गठन और उनकी इस्तीफा तक की कहानी। इनके साथ आज शामिल होंगे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द सभी घूमते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह यह वह चेहरा है जो पिछड़े जाति सुधार के लिए जाना जाता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर यह किस पार्टी से इसका संबंध था जिसने पिछड़ा वर्ग के सुधार के लिए कार्य किया। ना इनकी खुद की जाति, इनसे उनका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, ना हो उनके समुदाय के व्यक्तियों को लाभ। और जिस पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, खैर आज के डेट में वो डेड पार्टी है, लेकिन वो जो माइलस्टोन वर्क किया वह शायद किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री या बीजेपी के प्रधानमंत्री से संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम दलगत बातें नहीं करेंगे, हम आज वही बातें करेंगे जो सामाजिक हित में रहा है। अगर इनके परिवार की बात करें तो इलाहाबाद के जमींदार खानदान से बिलोंग करते थे ये, और इनको मंडा के राजा राम गोपाल सिंह ने गोद ले लिया था। लेकिन इनकी जो पूरी संपत्ति थी, पूरा जमीन था, 1957 के जो भूदान आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने डोनेट कर दिया था। हालांकि पूरी संपत्ति, पूरी जमीन इन्होंने डोनेट कर दी। हालांकि इसका विरोध भी हुआ इनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट तक केस भी गया और राजीव गांधी कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद में
राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनकी जो कार्य छवि थी इससे काफी नाराज थे। बावजूद इसके इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। यह घटना है 1984 की। विरोध के बावजूद ये भारत के वित्त मंत्री बने और इन्होंने ये दिखा भी दिया, उसी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के ही ये वित्त मंत्री थे और राजीव गांधी की सरकार थी। बावजूद उसके इतने निडर और ईमानदार कर्मठ प्रवृत्ति थी इनकी कि उनसे भी टकरा गई। टकराने के पीछे कारण था, इनको सूचना मिली कि भारतीयों की जो संपत्ति है, अचूक संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा है। देश अभी अभी आजाद हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी और देश का संपत्ति अगर विदेश में जमा हो जाए तो समझिए उस देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती थी। भारत ग्लोबलाइजेशन में शामिल नहीं था, विदेशी कंपनियों के आगमन पर रोक लगा दी गई थी। तो जब इन्हें इस बात की जानकारी मिली तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका की एक जासूसी संस्थान थी फेयरफैक्स, अमेरिकी जासूसी संस्थान, अमेरिकी जासूसी संस्था का नाम था फेयरफॉक्स। इसकी नियुक्ति इन्होंने की। नियुक्ति करने के पीछे उद्देश्य था कि पता लगाया जाए कि कितनी संपत्ति और किसकी संपत्ति विदेशों में जमा है। अब इससे भारतीय राजनीतिक जो माहौल था एकदम से बदल गया, खलबली मच गई, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लैक मनी होते हैं वो पॉलिटिशियन के पास ही होते हैं। बिजनेसमैन तो कर्ज के साथ कार्य करते हैं, जीएसटी पे करते हैं, तो उनकी संपत्ति कुछ दिखती है, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके ब्लैक संपत्ति होती है। इसलिए राजनीतिक महकमे में एक अजीब सा भूचाल आ गया। और इसी बीच क्या हुआ कि स्वीडन की एक पत्रिका, स्वीडन की पत्रिका, उसने क्या किया, 16 अगस्त 1987 16 अगस्त 1987 को एक लेख छापा, समाचार प्रसारित किया, और जिसमें भारत की एक बोफोर्स कंपनी थी जिसको तोप खरीदने का मिला था, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला था 87 में। बोफोर्स कंपनी, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था 410 तोप खरीदने की। कंपनी थी बोफोर्स, खरीदना क्या था, तोप खरीदना था। लेकिन इसमें मामला क्या उजागर हो गया कि जो बोफोर्स कंपनी विदेश से तोप खरीदेगी, उस बोफोर्स कंपनी से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने या राजीव गांधी के आदमियों ने 60 करोड़ रुपए का कमीशन लिया था, जिसमें कमीशन तय था, कमीशन 60 करोड़ रुपया था। संलिप्तता किसकी मानी गई, तो राजीव गांधी की संलिप्तता, राजीव की संलिप्तता। अब जरा सोचिए, जो देश का प्रधानमंत्री हो और इस तरह के कांड में, इस तरह के मामले में, इसको बोफोर्स कांड के नाम से भी जाना जाता है, अगर उसमें किसी पत्रिका और विदेशी पत्रिका द्वारा
या समाचार एजेंसी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो कंपनी आप विदेश से तोप खरीद रही है उसका कमीशन उस देश के प्रधानमंत्री को मिल रहा है। अब जरा सोचिए उस प्रधानमंत्री की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। पार्टी के साथ और अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि वैसे व्यक्ति को पार्टी में तो रखा नहीं जा सकता था। और यह बातें जोर पकड़ रही थी क्योंकि एक सत्ताधारी प्रधानमंत्री 60 करोड़ के घोटाला में संलिप्त है और एक तरफ उसी सरकार का वित्त मंत्री जो है खुलासा करने पर आतुर है। ऐसी सिचुएशन में पार्टी में रहकर पार्टी की गलतियों को उजागर करना शायद यह हिम्मत सभी व्यक्तियों में नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए बड़ी गर्व से कहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में अब कोई सबसे ईमानदार और कर्मठ प्रधानमंत्री बना तो वह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और बीपी सिंह की इस गतिविधि से इनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वो तो होना ही था। लेकिन जब ये 89 के चुनाव में फील्ड में उतरे या उसके पूर्व इन्होंने जनता के बीच इन सारी बातों को रखा। जनता को भी समझ में आ गया कि जो सत्ताधारी है वह जनता हित में कार्य नहीं कर रही है। और हुआ भी ऐसा ही। राजीव गांधी ने अफसरशाही और नौकरशाही को भ्रष्ट बना रखा था। बीपी सिंह ने जनसभाओं में 89 के चुनाव के पूर्व की जनसभाओं में खुल करके कहा कि जो दलाली की रकम है या ब्रोकरी की जो रकम है यह लोटस नामक बैंक में जमा है। इतना तक दावा किया उन्होंने कि लोटस बैंक में जमा है। इतना तक खुलासा किया और यह भी एक दावा किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो राशि का पर्दाफाश होगा, प्रकरण का और खुलासा करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार तो थे नहीं, मात्र एक वित्त मंत्री उस समय हुआ करते थे। और राजीव गांधी की छवि जो है संपूर्ण भारत में एक दस्यु, एक क्रिमिनल की छवि सामने उभर करके आई। दूसरी ओर जो घोटालेबाज कांग्रेस में थे और जो घोटालों का विरोध कर रहे थे, जो कर्तव्य निष्ठा पे थे, उन्होंने कांग्रेस से बाहर आना शुरू कर दिया। क्योंकि उनके लिए जो विश्वनाथ प्रताप सिंह माइंडेड लोग थे, बीपी सिंह माइंडेड लोग थे, वह कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ते चले गए और एक अभियान चलाइए कांग्रेस तोड़ने का। जितने लोग असंतुष्ट थे सिंह के साथ आ गए और इस मुहिम में जिस पहले व्यक्ति का नाम आता है, इस मुहिम का जो पहला व्यक्ति था कौन सा मुहिम? कांग्रेस विरोधी मुहिम। जो मुहिम चला, इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति था वह नाम जानकर के हैरानी होगी, आरिफ मोहम्मद खान। और यह वही आरिफ मोहम्मद खान है जो वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। ये आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के अभी वर्तमान में 2025 में ये राज्यपाल बने हैं और चर्चा में इसलिए आ गए थे कि जब ये पटना आए थे तो सबसे पहले इन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके
लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, जिसका विरोध भी हुआ था, उन्होंने उसका खरा जवाब भी दिया था। लेकिन उस समय क्या घटना घटी, उस समय पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ मुद्दे पर कांग्रेस सरकार घिर रही थी, क्योंकि और उनके साथ थे आरिफ मोहम्मद खान, एक आजाद और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति, और इस्लामी जो कुरीतियां थी उसके दूर करने के समर्थक थे कि इस्लाम धर्म में भी जो कुरीतियां हैं वह नहीं रहनी चाहिए, और राजीव गांधी के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध का अभियान को लेकर के इन दोनों में मतभेद हो गया। ये चाहते थे कि हमने जो मुसलमानों के लिए कानून बनाए हैं आप उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को समझाएं, लेकिन वह जो लॉ बना था वह गलत था। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ आ गए, क्योंकि यह जाति धर्म अमीर गरीब से बहुत ऊपर की सोचते थे। वीपी सिंह के जो विचारधारा के लोग थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, रामधन और एक और नाम आएगा सत्यपाल मलिक, एक थे आरिफ मोहम्मद खान, दूसरा नाम मैं लेता हूं सत्यपाल मलिक। ये भी 2017-18 में बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ये भी उस कांग्रेस विरोधी गुट में शामिल हो गए। और जब आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक, विद्याचरण शुक्ल और रामधन ये सारे लोग जब मिले तो 2 अक्टूबर 1987 को पृथक मोर्चा बनाने की घोषणा की। कब? 2 यहां लिखता हूं, 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 1987 को इन्होंने पृथक मोर्चा यानी एक अलग अलायंस बनाने की घोषणा की, जिसमें बीजेपी को भी शामिल होना था। 6 अक्टूबर 1988 को इस मोर्चा की घोषणा हो गई, लेकिन गठन 11 अक्टूबर 1888 को हुआ। 1988 को इस दिन जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था। जेपी के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि ये सभी सोशलिस्ट थे और सोशलिस्ट को सम्मान देने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 1988 को एक अलग जन मोर्चा एक अलग नेशनल अलायंस, नाम नहीं रखा गया, नामकरण हुआ, ये नेशनल अलायंस बना। और इस नेशनल अलायंस में कोई एक दल नहीं था, इसमें जनमोर्चा, जनता पार्टी, या वही जनता पार्टी जिसकी सरकार 1977 में मोरारजी देसाई के रूप में बनी थी, लोकदल, कांग्रेस के सेकुलर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, सबने मिलकर एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम था जनता दल। जनता दल। और यह वही जनता दल है जिसकी उपज नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, केसी त्यागी etc रहे हैं। और यह जो दल था
इसका नाम था मध्यवर्गीय दल। एक तरह से इनको कहा गया कि यह क्या होगा, मध्यवर्गीय दल होगा। और वाकई जिस एजेंडा के साथ इन्होंने दल का गठन किया उस पर इन्होंने कार्य भी किया। आगे के चुनाव में सत्यपाल मलिक की हमने चर्चा कर ली है, क्योंकि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जिस समय बनी थी उस समय ये जनता दल से अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़के आए थे सत्यपाल मलिक, जो वर्तमान में नहीं, पूर्व में बिहार के राज्यपाल रहे हैं। अब हम आते हैं 1889 के चुनाव पे। चुनाव था, बोफोर्स का मुद्दा चल रहा था, चुनाव हुआ। चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स मुद्दे को लेकर के जन जन में अपना प्रचार किया। और राष्ट्रीय मोर्चे जो नेशनल अलायंस थे यानी जनता दल, इस जनता दल को 146 सीटें प्राप्त हुई। सीटें 146 से मतलब ये नहीं था, हुआ ये कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आई। पहली बार लोगों ने नकार दिया, यूं कहिए कि राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। भाजपा को 86 सीटें आई, 86 बीजेपी, और उस समय जो वाम दल होते हैं उसने 52 सीटें लाई थी। सीटों का बंटाधार हुआ और लगभग इनको जो आंकड़े चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वाम दल में वामपंथी दल जो होते हैं इसमें निर्दलीय वगैरह भी शामिल होते हैं, तो सबको छोड़ दिया जाए, फिर भी इनके पास जो बहुमत की जरूरत थी बहुमत से कहीं ज्यादा 248 सीटें इनको मिल गई। 248 सीटों के साथ सरकार बनाने की चर्चा होने लगी। लेकिन इसी बीच 3 नाम प्रधानमंत्री के लिए आने लगे। एक तो खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसने कड़ी मेहनत की थी, अलायंस का गठन किया था, प्रखर वक्ता थे, ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, किसी तरह से उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। दूसरे चौधरी देवीलाल, तो देवीलाल को संभालने के लिए उनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। और तीसरे जिनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था और जिसने सीधे सांसद से प्रधानमंत्री का सफर तय किया था, बात कर रहा हूं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री के दौड़ में थे, उनको प्रधानमंत्री का फर्स्ट ऑफर किया गया प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और जानकर के हैरानी होगी कि उन्होंने कभी भी किसी मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वह सीधे सांसद से प्रधानमंत्री का सफर तय करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो चंद्रशेखर ने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी और समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह को किया। सरकार 89 में बनी। उसी समय इन्होंने जो बहुसंख्यक वंचित समुदाय थे उनको नौकरियों में आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन के सिफारिशों को मान लिया। उन्नीस सौ 1990 मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के सिफारिशों को मान लिया। यह वही मंडल कमीशन था जिसने बहुसंख्यक यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की बात करता है।
हिस्सेदारी पे इन्होंने मोहर लगा दिया कि मंडल कमीशन हम लागू कर रहे हैं। अब जरा थोड़ी सी सोचिएगा कि इनके समाज या इनके वर्ग के लोगों को इससे क्या फायदा होना था, क्योंकि ये तो वंचित वर्ग से नहीं थे, ये इनके समुदाय को विशेष इससे लाभ नहीं होना था। फिर भी इनकी विचारधारा, इनकी जो सोच थी वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जाति धर्म समुदाय से अलग थी। ये पार्टी को भी उतनी तवज्जो नहीं देते थे जितने इस समाज के लोगों को देते थे, कमजोर वर्गों को देते थे। थोड़ा सा मंडल कमीशन पे आइए। 1977 मंडल कमीशन का गठन, मंडल कमीशन का गठन 1990 मंडल कमीशन लागू, मंडल कमीशन लागू। अब जरा सा सोचिए, 77 में जब मंडल कमीशन का गठन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई ये कौन थे? तो गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी अर्थात जनता पार्टी से थे। उन्नीस सौ 1990 जब मंडल कमीशन लागू हुआ, प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है बीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। पार्टी कौन है? तो पार्टी है जनता दल। समर्थन प्राप्त किसका है? बीजेपी। मंडल कमीशन का जब गठन हुआ तो पार्टी थी जनता पार्टी। समर्थन किससे प्राप्त था? तो जनसंघ अर्थात बीजेपी। जब बैकवर्ड क्लासेस बीसी ईबीसी की आरक्षण की बात मंडल कमीशन का गठन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी करता है। इसको लागू एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1990 में करता है। 77 की घटना 90 तक आती है। 13 साल के बीच में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। आखिर उन्होंने इस आरक्षण वाले कमीशन को लागू क्यों नहीं किया अगर वह बैकवर्ड के हितैषी थे? ये अंधभक्त लोग कहते हैं कि जो भी हमें आरक्षण दिया कांग्रेस ही दिया है। इसमें कांग्रेस हमें बता दीजिए कहां है। अगर मोरारजी देसाई की सरकार होती तो मंडल कमीशन हो सकता था कि 80, 81, 82 में लागू हो जाता। इसको रोक दिया गया किसके द्वारा? तो कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा और राजीव गांधी के द्वारा। क्योंकि इसके बाद 77 के बाद में 90 में 89 में ही गैर कांग्रेसी सरकार आती है और मंडल कमीशन को लागू करती है। लागू करने पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अब जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा के द्वारा।
अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा, आरक्षण विरोधी मोर्चा व्यक्तिगत तौर पे मैं आलोचना और समालोचना दोनों करता हूं। जिसने अच्छा कार्य किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसकी आलोचना होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूं। हाँ, समाज के निम्न वर्ग के साथ में हमेशा खड़ा होता हूं, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं। अब जरा सा इस बात पे चर्चा ये कि 77वें मंडल कमीशन 90 में लागू होता है, इस बीच में कांग्रेसी सरकार है, कोई चर्चा नहीं होती है, और उल्टा विरोध होता है अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चा। अब विरोध कौन करेगा? क्या सत्ताधारी करेंगे? तो सत्ताधारी जनता दल है, विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार का समर्थन इससे प्राप्त है। कांग्रेसी समर्थन से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 ईस्वी को 16 नवंबर 1992 ईस्वी को मंडल कमीशन को सही ठहराता है, और लेकिन आरक्षण की सीमा को 50% कर देता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी देश में, किसी नौकरी में जो रिजर्वेशन की जो सीमा होगी वह 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। फैसले के कुछ दिन बाद ओबीसी का कोटा जो है 27% निर्धारित होता है। बीच में एक चीज देखे होइएगा, बिहार सरकार ने जातिगत गणना करवाया, कास्ट सेंसस गणना भी करवाया और उसको लागू भी किया, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। इसका एकमात्र कारण था कि जो आरक्षण की सीमा संविधान में 50% तय की गई है, उस आरक्षण की सीमा को आप नहीं तोड़ सकते। इसके लिए संशोधन होना है, कैबिनेट में पास होना जरूरी है। यही कारण है कि नीतीश सरकार की जो ये आरक्षण जो सीमा बढ़ाए थे वह कैंसिल हो गया था। सरकार तो लंबी नहीं चली। हम आते हैं अब उस घटना पर, इनका सबसे बड़ा कार्य यह रहा। अब आते हैं उस घटना पर जिस घटना ने इन्हें इस्तीफा देने पर सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने तक की नौबत आ गई। कारण था, जिस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे अर्थात बीजेपी, और उस समय बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे पर राम रथ यात्रा जिसको जनरली हम लोग रथ यात्रा कहते हैं, आडवाणी द्वारा रथ यात्रा, या बीजेपी यूं कहे आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का ही एक विंग है बीजेपी, और आडवाणी की रथ यात्रा इन्हें पसंद नहीं थी, उसका इन्होंने विरोध किया तो इनकी जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई और इनके ये अविश्वास में चले गए, और अविश्वास प्रस्ताव में इनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरी 7 नवंबर 1990 को 1990 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
क्योंकि ये समझौतावादी नहीं थे। अगर समझौता किए होते तो शायद इनकी सरकार रहती, क्योंकि बहुत बड़ा गठबंधन नहीं था। कुछ वामपंथी दल, बीजेपी और इनका पार्टी, तो शायद इनकी सरकार लंबी चल सकती थी, लेकिन ये समझौतावादी नहीं थे। तो आपने इस पूरे प्रकरण में इनके पूरा जो हमने व्यक्तिगत आज चर्चा किया, हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी। यह कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से इनकी सोच ऊपर थी। दूसरा, जातिवाद में विश्वास नहीं करना, धर्म से ऊपर उठ करके रहना, जो वंचित वर्ग है उसके कल्याण की सोचना, और आदमी अगर गलत हो और आपके घर का सदस्य हो उसका विरोध करना, ऐसी हिम्मत वाले लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसलिए आज मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह पे चर्चा की, मंडल कमीशन पे चर्चा किया, इनके दो धुरी सहयोगी रहे सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान पे भी चर्चा किया। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।